Good morning to all of you. अनिल मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राजाराम गुप्ता आज हाई स्कूल में जीव विज्ञान के अंतर्गत उत्सर्जन के प्रकरण में आज हम वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बताएंगे। वृक्क में मूत्र निर्माण क्रियाविधि। मूत्र निर्माण क्रियाविधि यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आज हम शरीर के अंतर्गत वृक्क में मूत्र निर्माण क्रियाविधि के बारे में पढ़ाएंगे। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम उत्सर्जन या उत्सर्जन के बारे में बता चुके हैं कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आज हम उसी क्रम में वृक्क में मूत्र निर्माण क्रियाविधि बताएंगे। Mechanism of urine formation in kidney। ठीक है, आज हम वृक्क में मूत्र निर्माण क्रियाविधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, मनुष्य के उत्सर्जन कौन कौन से होते हैं इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, वृक्क मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसके अलावा फेफड़े, त्वचा, यकृत, ये सब सहायक उत्सर्जन होते हैं। और वृक्क की क्रियात्मक इकाई जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की संरचना हम कल बता चुके हैं। नेफ्रॉन के कई भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कल बताया था, सबसे पहले बताया था बोनस अंकुर के बारे में। ठीक है, बोनस अंकुर क्या होता है, उसके अलावा मैंने घंटा, फिर उसके बाद जो है समीपक कुंडलिक नलिका, दूरस्थ कुंडलिक नलिका। ठीक है, इन सब के बारे में हम बता चुके हैं। अब आज हम केवल मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए, वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला है परानिस्यंदन। कितने चरणों में पूरी होती है? 3 चरणों में। परानिस्यंदन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, वृक्क में मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला है परानिस्यंदन, उसके बाद है वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण। वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण। पुनरावशोषण इसको हम कहेंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, और तीसरा है वाहिनी श्रावण। वाहिनी श्रावण
वो कहते हैं टेबुलर सिक्रीशन। ठीक, तो इन 3 चरणों में मूत्र निर्माण की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहला है वर्णात्मक, नहीं सबसे पहला है परानिषेचन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? देखिए ये जो है एबोमेन संपुट या मैट्रिक की संख्या का ये चित्र है जिसमें वोमेन संपुट भी है और केशिका गुच्छ भी है। ठीक है, इसको हम सामान्य रूप से मैट्रिक की संख्या कहते हैं। तो केशिका गुच्छ की रुधिर केशिकाओं में जितना रुधिर अभिवाहित धमनिका से आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं अभिवाहित धमनिका। इस अभिवाहित धमनिका में जो रुधिर प्रवेश करता है, इस अभिवाहित धमनिका का जो व्यास होता है वो इससे कहीं ज्यादा होता है। अभिवाहित धमनिका से इस अभिवाहित धमनिका का व्यास ज्यादा होता है, इसलिए जो रुधिर अभिवाहित धमनिका में प्रवेश करता है वो जो है ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में होता है अपेक्षाकृत अपवाहित धमनिका। ठीक है, मतलब यहाँ से जो है ज्यादा रुधिर प्रवेश करता है और इधर जो रुधिर निकलता है वो कम मात्रा में निकल पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो धमनिका है इसका जो व्यास है अपवाहित धमनिका का ये जो है कम होता है जैसे पतली धमनिका होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप केशिका गुच्छ की रुधिर केशिकाओं में रुधिर का दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? ये केशिका गुच्छ है, इस केशिका गुच्छ में जो रुधिर का दबाव होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, रुधिर का दबाव जो होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब इधर से ज्यादा मात्रा में रुधिर अंदर की तरफ प्रवेश करेगा इस केशिका गुच्छ में और उतना निकल नहीं पाएगा उतनी मात्रा में। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से इस केशिका गुच्छ में जो दबाव होगा, रुधिर का जो दाब होगा वो जो है अपने आप जो है बढ़ जाता है, जिससे रुधिर का जो तरल भाग होता है वो छनकर वोमेन संपुट में आ जाता है। ये जो है वोमेन संपुट है। ठीक, ये पहले की समान संरचना ये वोमेन संपुट है। तो जो रुधिर का तरल भाग होता है, ठीक है, तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, और जो ठोस भाग होता है रुधिर कणिकाएं होती है, इसको पहले कर के। तो जो रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा वो छन करके, ठीक है, इस केशिका गुच्छ से छन करके वो कहाँ पे चला आता है? ये जो प्याले की समान संरचना होती है वोमेन संपुट में चला जाता है। यह छना हुआ तरल नेफ्रिक निस्यंद कहलाता है। जो यहाँ पर छना हुआ भाग होता है, प्लाज्मा जो छन करके यहाँ पर एकत्रित होता है उसको हम नेफ्रिक निस्यंद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेफ्रिक निस्यंद या नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं, या इसको हम ग्लोमेरुलर निस्यंद कहते हैं। जो प्लाज्मा छन करके, प्लाज्मा वाला भाग छन करके इस केशिका गुच्छ से इस वोमेन संपुट में आ जाता है, इसको हम नेफ्रिक निस्यंद या ग्लोमेरुलर निस्यंद कहते हैं। इसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा अनेक लवण होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें? यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ग्लूकोज होता है तथा अनेक प्रकार के लवण होते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है परानिषेचन के बारे में जो पहला चरण है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे चरण के बारे में, जिसे वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावलोकन कहा जाता है। ठीक है, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावलोकन, जिसको हम सिलेक्टिव रीएडजस्टमेंट अंग्रेजी में कहते हैं। ये क्रिया कैसे होती है? देखिए, वोमेन संपुट में छनने के बाद ये जो वोमेन संपुट है, जो यहाँ पर तरल प्लाज्मा वाला भाग छन करके एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो वोमेन संपुट में छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर मौजूद केशिकाओं में चला जाता है। ठीक है, केशिकाओं से होकर के प्रवाहित होता है। इससे केशिकाओं, ये जो है इसके चारों तरफ हमने यहाँ पर एक संरचना बनाया था, जिसके चारों तरफ जो है
रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है। हमने कल जब फिगर बनाया था उसमें हम दिखाए थे कि जो रुधिर केशिकाएं हैं वो इस भोजन तंतु के पिछले वाले भाग में जो निपट कुंडलित नलिका है, उदर कुंडलित नलिका है, ड्रेनेज रूट है, उनके चारों तरफ जो है एक जाल के साथ घटना बना लेती है। ठीक है, कौन? ये जो अपवाहित घनता होती है निकल करके। ठीक है, तो छनने के बाद भ्रूण में छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर मौजूद केशिका के जाल से होकर के प्रवाहित होता है। वो जो केशिका का जाल होता है इस नलिका के चारों तरफ उसमें से होकर के प्रवाहित होता है। नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय निस्सेंद में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर केशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, जो इसके चारों तरफ जो नलिकाएं होती हैं, जो केशिकाएं होती हैं, उन केशिकाओं में उन जो है आवश्यक पदार्थों को उसको फिर से जो है लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर केशिकाओं में उसके द्वारा जो है पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को पुनरावशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावशोषण। मतलब जो आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है, वो आवश्यक तत्व इसके चारों तरफ जो केशिका का जाल जो है चारों तरफ से इसको घेरे हुए रहता है, उस केशिका जाल के द्वारा जो है पुनः आवश्यक तत्वों का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। ठीक है, निस्यंद से अधिकांश जल का अवशोषण पराक्षण के द्वारा हो जाता है। जो निस्यंद यहाँ पे जो है छन करके एकत्रित होता है वो इस नलिका में प्रवेश करता है। नलिका से जो है जब आगे बढ़ता है तो उसमें से अधिकांश मात्रा में जो जल होता है उसको जो है पराक्षण की क्रिया के द्वारा फिर रुधिर केशिकाओं में अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, जब अवशोषित हो जाता है तो इसके बाद अवशोषित होने वाले लाभदायक तत्व ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, खनिज लवण इत्यादि जो है जो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जल के साथ में उनका भी अवशोषण जो है होना उन रुधिर केशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, एक बार आप ऐसे समझ लीजिए जो वर्णात्मक या चयनात्मक अवशोषण होता है ये कैसे होता है? भ्रूण तंतु से छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर जो केशिकाओं का जाल होता है उसमें से होकर के प्रवाहित होता है। नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय निस्सेंद में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर केशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया को पुनरावशोषण कहते हैं। ठीक है, निस्सेंद से अधिकांश जल का अवशोषण पराक्षण की क्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा जो अन्य तत्व होते हैं, लाभदायक तत्व होते हैं जैसे ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, खनिज लवण, इनको भी जो है जल के साथ में पुनः केशिकाओं के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। अब उसके बाद आता है तीसरा चरण जिसको हम कहेंगे वाहिकी श्रावण या ट्यूबुलर सेक्रेशन। ठीक है, वाहिकी श्रावण या ट्यूबुलर सेक्रेशन ये क्या होता है? देखिए, जो निस्सेंद होता है ग्लोमेरुलर निस्सेंद, ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, तो ग्लोमेरुलर निस्सेंद से चयनात्मक पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थों के वापस रुधिर में पहुंचने के अतिरिक्त समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंतिम भाग की दीवार की एपिथेलियम कोशिकाएं वृत्त के वल्कलीय ऊतक रक्त के माध्यम से परिणलिका जाल की रक्त केशिकाओं के रक्त में, ठीक है, रक्त से कुछ पदार्थों को ग्रहण करके उन्हें सक्रिय आवागमन के द्वारा, ठीक है, सक्रिय आवागमन के द्वारा रक्त में मुक्त करती हैं। इसी प्रक्रिया को वाहिकी श्रावण कहते हैं। शेष बना हुआ तरल मूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मूत्र कहलाता है। जो समूह नलिकाओं, जो संग्रह नलिकाओं की समूह नलिकाओं से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। हमने इधर की तरफ यहाँ बनाए थे संग्रह नलिका, जिसमें से आकर के दूरस्थ नलिका जुड़ती है, तो उसमें जो है वो तरल आकर के एकत्रित होता है, उसके माध्यम से संग्रह नलिका के माध्यम से नीचे जाकर के मूत्राशय में एकत्रित होता है और वह तरल पदार्थ क्या
कहलाता है। जो मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है उसको हम यूरिन या मूत्र कहते हैं। ठीक है, मूत्र जो होता है इसकी जो प्रकृति होती है वो हल्का सा अम्लीय होता है, मतलब उसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान लगभग 6.5 होता है, मतलब ये हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक है, और उसका जो कलर होता है मूत्र का वो पीले रंग का होता है। पीले रंग का क्यों? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको यूरोक्रोम कहते हैं। यूरोक्रोम कहते हैं। यूरोक्रोम ये जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनने वाला एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। इसी पिगमेंट यूरोक्रोम की गाढ़ जो मूत्र का कलर होता है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। तो ये रहा जो है मूत्र निर्माण का अंतिम चरण, द्वारकीय श्रावण। तो इन 3 चरणों के माध्यम से मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और मूत्र को जो है समय समय पर शरीर के बाहर जो है मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर के बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा जो है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि, इसको आप समझ गए होंगे। अब हम जो है इस चैप्टर में आगे बताएंगे कृत्रिम वृक्क या रुधिर अपोहन। कृत्रिम वृक्क या रुधिर अपोहन क्या होता है? कृत्रिम वृक्क, इसको रुधिर अपोहन भी कहते हैं। और रुधिर अपोहन, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी या हीमो डायलिसिस। ठीक, कृत्रिम वृक्क या रुधिर अपोहन ये क्या होता है? देखिए, कभी कभी जो वृक्क होते हैं, गुर्दे होते हैं, वो कार्य करना बंद कर देते हैं किसी वजह से, कोई इसमें जो है खराबी आ जाती है, तो जो वृक्क होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। उसके लिए जो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम वृक्क की सहायता से रुधिर में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको जो है रुधिर से अलग किया जाता है। ठीक है, तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुए अपशिष्ट एवं हानिकारक पदार्थों को कृत्रिम वृक्क के द्वारा रुधिर से अलग करने की क्रिया को ही रुधिर अपोहन कहते हैं। ठीक है, जो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं उनको रुधिर से अलग करने की कृत्रिम विधि को हम रुधिर अपोहन कहते हैं। जिस मशीन के द्वारा ये क्रिया संपन्न कराई जाती है उसको कृत्रिम वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क कहते हैं। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो इस विधि के द्वारा, कृत्रिम अपोहन के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर या रुधिर से पृथक किया जाता है। देखिए, कृत्रिम वृक्क में या रुधिर अपोहन में रुधिर को सेलोफेन की झिल्ली से बंधित नलिकाओं द्वारा प्रवाहित करते हैं। नलिकाओं के बाहर अपोहनी तरल प्रवाहित होता है। यह झिल्ली यूरिया, यूरिकम, क्रिएटिनिन आदि के लिए पारगम्य होती है, किंतु प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कणिकाओं के लिए अपारगम्य होती है। मतलब उसको जो है नहीं पार होने देती है। उस झिल्ली के माध्यम से केवल यूरिया, यूरिकम, क्रिएटिनिन यही जो है निकल पाते हैं झिल्ली से। बाकी जो रुधिर होता है, रुधिर प्लाज्मा होता है, रुधिर प्रोटीन होती है, ये सब जो है रुधिर कणिकाएं होती हैं उस झिल्ली से नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए अपारगम्य होती है। इस क्रिया में हाथ की रेडियल धमनी, ठीक है, हाथ की रेडियल धमनी से रुधिर लेकर के
मशीन से संबंधित करते हैं, कृत्रिम मशीन से, तथा शुद्ध किए रुधिर को शिरा के द्वारा शरीर में या हृदय में प्रवेश कराते हैं। तो इस प्रकार से कृत्रिम वृक्क के द्वारा रुधिर को शोधित किया जाता है, मतलब रुधिर में जो सर्दी पदार्थ इकट्ठा हुए होते हैं, ठीक है, हानिकारक पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं अपशिष्ट क्रिया के फलस्वरूप, उसको कृत्रिम वृक्क के द्वारा रुधिर से अलग किया जाता है। इसी क्रिया को रुधिर अपवहन या कृत्रिम वृक्क कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला बताएंगे। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक समस्थैतिकता के बारे में बताएंगे। समस्थैतिकता, इसको होमियोस्टैसिस बोलते हैं। होमियोस्टैसिस या समस्थैतिकता, ठीक है। हम जानते हैं कि शरीर के बाहरी वातावरण में भौतिक एवं रासायनिक दशाएं हमेशा जो है परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। वो स्थिर नहीं रहती हैं, हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं और सदैव बदलती रहती हैं। बदलते वातावरण में अपने आप को जीवित दशा में बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को अपनी क्रियाओं में निरंतर आवश्यक परिवर्तन करते रहना पड़ता है, ठीक है। मतलब वातावरण में अगर परिवर्तन होता है तो उस वातावरण के अनुसार जीवधारी भी अपने शरीर के अंदर में परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। वातावरणीय दशाओं के अनुसार शरीर की उपापचय क्रिया भी प्रभावित होती है। जब वातावरण में परिवर्तन होता है, वातावरण परिवर्तित होता रहता है, तो शरीर के अंदर में जो उपापचय क्रियाएं चलती रहती हैं वह भी कुछ ना कुछ जो है प्रभावित होती रहती हैं, जिससे अंतः वातावरण की अखंडता टूट जाने के कारण जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के बाहर का वातावरण होता है, वैसे शरीर के अंदर का भी अपना एक वातावरण होता है जो हमेशा जो है संतुलित अवस्था में बना रहता है। उसको हमेशा जो है एक साम्य अवस्था में बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। अगर वही संतुलित अवस्था शरीर के अंतर वातावरण की संतुलित अवस्था बिगड़ जाती है तो जो है कोई ना कोई जो है व्यवधान या कोई ना कोई विकार शरीर में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। शरीर के अंतर वातावरण के रासायनिक संगठन को स्थिर एवं संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो अंतर वातावरण है उसको भी हम, जैसे बाहरी वातावरण जो है संतुलित रहता है, अगर उसमें असंतुलन होता है तो कोई ना कोई जो है परिवर्तन देखने को मिलता है प्रकृति में। उसी हिसाब से शरीर के अंदर का जो अंतर वातावरण है उसको भी हमेशा जो है एक संतुलित अवस्था में बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। उस जो है संतुलित अवस्था जो शरीर के अंदर की जो आंतरिक अवस्था होती है, अंतर वातावरण होता है, उस अंतर वातावरण को एक संतुलित अवस्था में बनाए रखने को ही हम समस्थैतिकता या होमियोस्टैसिस कहते हैं, ठीक है। सामान्य शब्दों में शरीर के अंतर वातावरण को एक संतुलित अवस्था में बनाए रखने को समस्थैतिकता कहते हैं। देखिए होमियोस्टैसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर कैनन ने किया था। वाल्टर कैनन, ठीक है। वाल्टर कैनन ने सर्वप्रथम होमियोस्टैसिस शब्द का प्रयोग सन 1932 में किया था। किसमें किया था? 1932 में सर्वप्रथम वाल्टर कैनन ने समस्थैतिकता शब्द का प्रयोग किया था। इसका उदाहरण, समस्थैतिकता का उदाहरण, जैसे मानव शरीर में ताप नियामक एवं नियंत्रक पाए जाते हैं जो हमेशा शरीर के तापमान को एक निश्चित अवस्था में बनाए रखते हैं, ठीक है। जो शरीर का तापमान होता है वो हमेशा जो है नियत रहता है,
जैसे मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप होता है 98.6 होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो सामान्य ताप होता है हमेशा एक समान दिशा में बना रहता है। उसके लिए शरीर में ताप नियंत्रक या ताप नियामक पाए जाते हैं जो शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर रखते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से वृक्क विभिन्न कारकों के द्वारा शरीर में पराशरणीय संतुलन बनाए रखता है। जो शरीर के अंदर का जो पराशरणीय संतुलन है उसको वृक्क जो है किडनी वो हमेशा जो है एक निश्चित अवस्था में बनाए रखता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग गृह कार्य नोट कर लीजिए। आज का गृह कार्य यही रहेगा कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है विस्तार कीजिए। ठीक है, तो आपको तीनों चरणों के बारे में लिखना है। ठीक है, परानिस्यंदन, वर्णात्मक या चयनात्मक पुनरावृत्ति और वाहिकीय श्रावण के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा समस्थैतिकता क्या है। समस्थैतिकता क्या है? तो शरीर के अंतःवातावरण को एक संतुलित दशा में बनाए रखने को ही समस्थैतिकता कहते हैं। सर्वप्रथम होम्योस्टेसिस शब्द का प्रयोग वाल्टर पेनल ने सन 1932 में किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।